अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम मोहम्मद एजाज है और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स के चैप्टर 14 का थ्योरम नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि अपना थ्योरम 14.1.3। तो स्टूडेंट्स, ये थ्योरम हमें क्या कह रहा है, इसके लिए हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए थ्योरम 14.1.1 के बारे में, क्योंकि वो थोड़ा सा एक स्टेटमेंट हम ऐसी लिखेंगे जिसमें हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, बाकी ये है कि आसान थ्योरम है, छोटा सा थ्योरम है, कोई मसले वाली बात नहीं है, घबराना नहीं है, बस साथ देखते जाना है कि हो रहा क्या है। अच्छा, तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट हमें क्या बोल रही है? इसकी स्टेटमेंट हमें बोल रही है कि द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक ट्रायंगल लेना है। ठीक है, ट्रायंगल के एक एंगल का, किसी भी एक एंगल का आपने इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, कि आप ट्रायंगल बनाए, ट्रायंगल के किसी भी एक एंगल का आप क्या कर लें, इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लें। किस तरीके से करना है, चलिए जल्दी से हम यहां पर देख लेते हैं। पहले तो हम ये ऐसे करते हैं कि यहां पर ट्रायंगल बना लेते हैं जल्दी से। क्या हो गया तकरीबन हमारा ट्रायंगल। अच्छा जी, इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ए बी सी, ए बी और सी। अब इस ट्रायंगल के किसी भी एक एंगल का हमने क्या करना है, इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। बेशक हम इस एंगल का करें, बेशक इस एंगल का करें, बेशक इस एंगल का करें। बुक में इस एंगल का किया हुआ है तो चले हम इसी एंगल का कर देते हैं। अब ये एंगल है, एंगल का बाइसेक्टर मतलब एंगल को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर, दो बराबर हिस्सों के अंदर तोड़ना, डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये क्या कर रही है, ये लाइन जो है ये क्या कर रही है, ये लाइन हमारे इस एंगल को दो बराबर पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रही है। यानी कि अगर मैं इसे एंगल 1 का नाम देता हूं और इसको अगर मैं एंगल 3 का नाम देता हूं जैसे बुक में दिया हुआ है, तो एंगल 1 और एंगल 3 आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये इंटरनल बाइसेक्टर है। इंटरनल बाइसेक्टर यानी कि ट्रायंगल के अंदर वाली साइड है, इस वजह से इंटरनल का वर्ड यूज हुआ है। और बाइसेक्टर यानी कि एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, सिंपल। तो ये वाली जो लाइन है ये आपके पास क्या है, इंटरनल बाइसेक्टर है इस ट्रायंगल की। अच्छा जी, अब ये इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल कर रहा क्या है, ये कर रहा है डिवाइड कर रहा है द साइड ऑपोजिट टू इट, इसके ऑपोजिट में जो साइड है इसको, मतलब ये आपके पास एंगल ए है ना, तो एंगल ए के ऑपोजिट में जो साइड है वो कौन सी है, ये साइड बी सी है। ठीक है, या सी बी कह रहे हैं, या जो दिल करे आप कह रहे हैं। ठीक है, ये वाली जो साइड है, इस साइड को ये बाइसेक्ट कर रहा है, तोड़ रहा है। किस तरीके से डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है द साइड ऑपोजिट टू इट इन द रेशियो ऑफ लेंथ्स। किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, इन द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल, कि रेशियो आपके पास आए, मतलब रेशियो आपके पास है उस साइड की लेंथ की, किसके साथ, जो एंगल है उसकी दो साइड्स के साथ। किस तरीके से, रुके आपको मैं जल्दी से बताता हूं। ये क्या है, ये आपने बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर ये कट कर रहा है, इस पॉइंट को आप डी का नाम दे दें। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास क्या है, ये जो आपको कह रहा है कि ये जो इंटरनल बाइसेक्टर है ये डिवाइड कर रहा है, इसके मुखालिफ सिमत में जो साइड है, ऑपोजिट में जो साइड है, ये साइड बीसी को किस तरीके से डिवाइड कर रहा है, रेशो में डिवाइड कर रहा है। रेशो में अब किस तरीके से डिवाइड कर रहा है, एक इस साइड की लेंथ को, एक इस साइड की लेंथ को, और बराबर किसके होगा, वो उसके होगा जो, मतलब जिन दो साइड्स ने मिलकर एक एंगल बनाया हुआ है आपके पास। ठीक है, जल्दी से समझाता हूं। ये डीबी रेशो डीसी इज इक्वल टू ए बी रेशो ए सी, ये चीज आपके पास आएगी। मतलब के कहने का इसका मतलब ये है कि ये आपके पास जो इंटरनल बाइसेक्टर आया, इंटरनल बाइसेक्टर जो आया, इसने आपको क्या कर दिया, इस बी सी वाली लाइन को इसने दो बराबर पार्ट्स में, दो बराबर तो नहीं बट दो पार्ट्स के अंदर इसने डिवाइड कर दिया। एक ये वाला पार्ट हो गया और एक क्या हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया। अब कह रहा क्या है ये, अब ये कह रहा है कि ये वाली जो चीज है इसका अगर मैं रेशो लूं इसके साथ, ठीक है, इसका रेशो में इसके साथ लूं, तो ये बराबर किसके आएगा, ये उसके बराबर आएगा जो साइड्स एंगल ने कंटेन की हुई है। मतलब इसका रेशो ये इज इक्वल टू ए बी, ये वाली साइड रेशो ए सी। ठीक है, क्योंकि एंगल जो है, एंगल, ये एंगल कैसे बना हुआ है, ये एंगल बना हुआ है इन दो साइड्स की वजह से, ये वाली और ये वाली। ये दो लाइंस ना हो तो क्या ये एंगल बन सकता है, नहीं बन सकता। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों साइड्स ने मिलकर बनाया हुआ है ये वाला एंगल। ठीक है, और इस एंगल को अगर मैं बाइसेक्ट कर रहा हूं तो ये बाइसेक्टर जो है ये इसके सामने वाली साइड, मतलब एंगल के सामने वाली साइड जो है उसको इस तरीके से डिवाइड कर रहा है कि मतलब ये डीबी रेशो अगर डीसी करूं मैं तो वो बराबर होगा ए बी रेशो ए सी के।
अब ऑल्सो आपको समझ आ गई होगी अच्छे से कि ये कहना क्या चाह रहा है, प्रूव हमने क्या करना है, ठीक है। यानी कि ये अगर आपने किया तो मतलब आपने इंटरनल बाइसेक्टर ट्रायंगल का ड्रॉ कर दिया, तो अब आपने प्रूव ये करना है कि ये इंटरनल बाइसेक्टर जो है डिवाइड कर रहा है द साइड ऑपोजिट टू इट, कि उसके मुखालिफ में जो ये वाली साइड है, इस साइड को ये डिवाइड कर रहा है। किस तरीके से डिवाइड कर रहा है? इन द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ साइड, के आपके पास क्या आएगा? रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ साइड, यानी कि इस साइड की जो लेंथ है इसकी रेशियो किसके साथ? रेशियो कंटेनिंग द एंगल, ठीक है, इसके साथ, यानी कि उन साइड्स के साथ जो एंगल कंटेन कर रही हैं। अब आपको ये बात क्लियर होगी कि ये बेसिकली कहना क्या चाह रहा है। सिंपल वर्डिंग में अगर हम कहें तो क्या है? डी बी रेशियो डी सी इज इक्वल टू ए बी रेशियो ए सी, ठीक है। बी डी रेशियो डी सी इज इक्वल टू ए बी रेशियो ए सी, ये बात आपने प्रूव करनी है कि रेशियो में किस तरीके से डिवीजन हो रही है, ठीक है। ये अब इसमें कोई मसला नहीं है, छोटे छोटे स्टेप्स हम लेंगे जिससे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये चीज प्रूव होकर आ जाएगी। अभी हमने कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, जो काम हम खुद से करेंगे, इसके अंदर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट बी ई पैरेलल टू डी ए, ठीक है। आपने क्या करना है? डी ए के पैरेलल में आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब ये इस तरीके से आपके पास आ रही है ना, तो इसी के पैरेलल में आप ऐसे ही सिमिलरली एक ऐसी ही लाइन आप ड्रॉ कर लें, तकरीबन ये ऐसी ही आएगी आपके पास। यस, देखें जो एंगल ये बना रही है वही एंगल ये भी बना रही है, तो ये आपके पास क्या हो गई है? आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, और ये पैरेलल लाइन ज्वाइन कहां पर कर रही है? ये ज्वाइन कर रही है सी ए प्रोड्यूस्ड को एट ई, यानी कि ये सी ए वाली लाइन है ना, सी ए वाली लाइन, ये सी ए वाली लाइन है, इसको अगर आप फर्दर आगे प्रोड्यूस कर दें, इसको अगर आप फर्दर आगे प्रोड्यूस कर दें तो ये यहां तक आएगी, और ये वाली जो लाइन आपके पास आपने ये जो ड्रॉ की है पैरेलल जो है डी ए के, यानी कि डी ई वाली, इस पॉइंट को आप ई का नाम दे दें। अब आपको ये बात समझ आएगी कि हमने किया क्या है। हमने बेसिकली, ये भी हमारे पास डॉटेड में आएगी क्योंकि कंस्ट्रक्शन वाली है ना, सही है। अब हमने किया यहाँ पर ये है कि हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ की है बी ई वाली, ठीक है, ये बी ई वाली लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ की है, ये वाली, ठीक है। और इस लाइन सेगमेंट को हमने किस तरीके से ड्रॉ किया है? इस लाइन को हमने ऐसे ड्रॉ किया है कि ये लाइन जो है वो ए डी के पैरेलल है, यानी कि ए डी और बीई ये दोनों लाइंस क्या है? आपस में आपके पास पैरेलल आ रही हैं, ठीक है। अब ये दो लाइंस जब आपके पास पैरेलल में आ रही हैं, तो अब ये वाली बीई वाली लाइन कहीं तक भी आगे जाती रहती, बट हमने क्या किया? इस लाइन को हमने यहाँ पर लाकर रोक दिया कि ये बीई वाली लाइन, ये ई पॉइंट जो है वो वाला पॉइंट है कि अगर सी ए वाली लाइन को आप आगे फर्दर प्रोड्यूस करते जाओ तो आपके पास जाकर जहां पर ये वाली लाइन और वो वाली लाइन कट होगी, उस पॉइंट का नाम क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा, ठीक है। ये बात अब आपके पास क्लियर हो गई है कि ये जो सी ए प्रोड्यूस्ड है, सी ए को अगर आप फर्दर आगे प्रोड्यूस करें पॉइंट ई के ऊपर, तो वो क्या है कि बी ई वाली लाइन जो है वो वहां पर मीट कर रही है इस सी ए वाली लाइन को, ठीक है। यहां तक हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन वाला काम कंप्लीट। अभी हम देखते हैं जल्दी जल्दी से कि हमने प्रूव कैसे करनी है अपनी बात। अब हमने क्या किया है? हमने अगर इसको एंगल 1 का नाम दिया है, इसको 3 का दिया है, तो हम ऐसे करेंगे, इसको एंगल 2 का नाम दे देंगे और इसको हम एंगल 4 का नाम दे देंगे, ठीक है। 1, 2, 3 और 4 एंगल्स के नाम आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है, बट ये है कि उसके हिसाब से फिर आपको थ्योरम प्रूव करना पड़ेगा, तो इतना मुश्किल वो भी नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कि आप एक बार जल्दी से समझ लें कॉन्सेप्ट को, उसके बाद आप एंगल्स के नाम, साइड्स के नाम आप अपनी मर्जी से बेशक देते रहें। मैंने यूज वो वाले किए हैं जो बुक में हुए हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अच्छा, अब क्या है कि अब अगर हम देखें तो हमारे पास ए डी जो है वो पैरेलल है ई बी के, ठीक है। हमें पता है कि ये जो ए डी वाली लाइन है और ई बी वाली लाइन जो है, ये दोनों लाइंस क्या है? ये आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में किया ये, हमने ये वाली लाइन जो ड्रॉ की है, ये वाली हमने की ही ए डी के पैरेलल में थी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो एरो हेड यूज हुए हैं, ये एरो हेड क्या शो कर रहे हैं? यही बात शो कर रहे हैं कि पैरेलल है, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइंस क्या है? सेम आपस में पैरेलल हैं, इस वजह से इन दोनों के ऊपर इसने एरो हेड लगा के शो कर दिया है, ठीक है। इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अच्छा, अब क्या है कि ए डी पैरेलल टू ई बी, ठीक है, ए डी पैरेलल टू ई बी, और ई सी जो है, ई सी कौन सी लाइन है? ई सी आपके पास ये वाली लाइन है, अगर आप देखें ये सी है, ये ई है, यानी कि ये वाली जो आपके पास एक लाइन आ रही है ना, ये लाइन आपके पास क्या है? ये ई सी लाइन है। ई सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इन दोनों लाइंस को, ठीक है। किस तरीके से? ये अब ए डी वाली लाइन है, जल्दी सिर्फ आप इन चीजों को देखना, ये ए डी वाली लाइन है और ये ई बी वाली लाइन है, ठीक है। अब इन दोनों लाइंस को अगर आप देखें तो इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है ये वाली लाइन,
ठीक है, ये वाली लाइन जो आपके पास आ रही है ये इस ए डी वाली को भी कट कर रही है और इस ई बी वाली को भी ये कट कर रही है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो क्या हो गया कि अब देखें आपके पास कोई भी दो पैरेलल लाइंस हैं, लेट्स सपोज ये पैरेलल लाइन हो गई इसके साथ, ठीक है, ये दो अगर पैरेलल लाइंस हैं और आपके पास क्या होता है कि आपके पास कोई इस तरीके का यहां पर ऐसे आ जाता है सिस्टम, ठीक है। तो अब आपके पास क्या होगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स आपके आपस में बराबर होंगे हमेशा। या फिर आप एक और तरीके से कह सकते हैं कि दो अगर पैरेलल लाइंस हैं आपके पास, ये अब क्या है, दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो ये जो लाइन होगी ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन आपके पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपके पास क्या आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं, यानी कि सेम लाइन है। जब दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तो उसके जो एंगल्स होते हैं जो वो बनाती है वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। इस तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होंगे ये भी आपस में बराबर होंगे, ये और ये वाला, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमारे पास ये वाली दो पैरेलल लाइंस हैं, इसके ऊपर जो लाइन आ रही है वो ये वाली लाइन आ रही है, ठीक है। तो इसके साथ ये जो एंगल 1 होगा और ये जो एंगल 2 होगा, ये दोनों एंगल्स यहाँ पर आकर आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हैं, इसकी रीजन आपको यहाँ पर मैं अलग से समझा भी चुका हूँ कि जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं उनको जब एक लाइन कट करती है तो क्या होता है कि वो जो एंगल बनाती है उन दोनों लाइंस के साथ वो क्या होते हैं, वो सेम होते हैं, ठीक है। तो क्या है कि ए डी और ई बी पैरेलल हैं और ई सी जो है, ये ई सी वाली लाइन जो है ये इंटरसेक्ट कर रही है इन दोनों लाइंस को। तो क्या हो गया कि ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2 आपस में बराबर हैं, ठीक हो गई। यहां पर तो इस बात में तो मसला नहीं है। तो क्या है कि ये बात जो है, मतलब ये दोनों जो लाइंस पैरेलल हैं और एसी इंटरसेक्ट कर रही है, ये बात हमें कंस्ट्रक्शन में पता थी, कंस्ट्रक्शन में हमने ये वाली बातें कही थी यहाँ पर, ठीक है। और अब एंगल 1 और एंगल 2 जो बराबर है वो अब जाहिर सी बात है, हमें पता है कि वो सेम लाइन के जो कट कर रही है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अच्छा, अब दोबारा अगर हम देखें तो दोबारा हमें पता है ये बात। अब हम इस वाली लाइन को नहीं देखेंगे फिलहाल, इसी वाली लाइन को फिलहाल अभी हम नहीं देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं दोबारा से ये वाली ई बी वाली लाइन और ए डी वाली लाइन, ये दोनों पैरेलल तो हैं, ठीक है। अगेन हम देख रहे हैं कि ए डी और ई बी जो है पैरेलल हैं और अब ए बी वाली लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है इन दोनों को। ए बी वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, ठीक है। ये वाली लाइन जो है ये अब इन दोनों पैरेलल लाइंस को, इस पैरेलल लाइन को और इस पैरेलल लाइन को, इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। तो अब इसी तरीके से जैसे मैंने आपको ये वाली बात बताई कि दो पैरेलल लाइंस जा रही हो और एक आपके पास लाइन ऐसे क्रॉस में कोई भी आ जाए, तो वो जो अपना ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो आपस में क्रॉस के एंगल्स जो बन रहे होते हैं वो बराबर होते हैं। इसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होंगे ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है। यानी ये अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं हम इन्हें, सही है। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी ऐसी है, एक ये वाली लाइन है ए डी वाली और एक ई बी वाली लाइन है, ठीक है। अब ये क्या है, ए बी वाली लाइन जो आ रही है आपके पास वो कुछ इस तरीके से आ रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये एंगल 3 और ये एंगल 4, ये दोनों एंगल्स क्या है, आपस में बराबर हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये दोनों क्या है, ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं एक दूसरे के, ये वाला और ये वाला अल्टरनेट है। इसी तरीके से ये वाला और ये वाला जो होंगे ये भी अल्टरनेट होंगे, सही है। तो क्या हो गया कि एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या है, आपस में बराबर हैं। अच्छा जी, अब इनका हमने रीजन क्या दे दी कि अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब जब अगर हम देखें, आप क्या कर लें, आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब अगर आप गौर से देखें तो क्या है कि एंगल 1 और एंगल 3 भी आपस में बराबर थे। एंगल 1 और एंगल 3 जो थे ये दोनों भी आपस में बराबर थे। एंगल 1 और एंगल 3 भी आपस में बराबर थे। कैसे बराबर थे भाई, ये आपस में ऐसे बराबर थे कि एंगल 1 और एंगल 3 मतलब ये आपके पास एक सेम एंगल का बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया था, ठीक है। स्टार्ट में अगर आपको याद हो तो हमारे पास क्या था, हमारे पास एक सिंपल ट्रायंगल था, हमारे पास एक ट्रायंगल था और इसके लिए हमारे पास एंगल था और इस एंगल का हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, ठीक है। बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, इस बात का क्या मतलब है कि ये जो बड़ा एंगल था उसको ये दो बराबर पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा था। मतलब ये वाला एंगल, ये वाला जो है और ये वाला जो एंगल है ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब है, मतलब बाइसेक्टर ड्रॉ किया ना तो एक एंगल दो बराबर हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब कि दोनों एंगल्स जो हैं वो बराबर हैं, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर हो गए, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं बट एंगल 1, एक सेकंड, बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। मगर हम कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 3 जो है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि ये और ये वाला एंगल जो है आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि हमने एक ही सेम एंगल के ऊपर ये एडी बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, ठीक है। और ये बात हमने गिवन में कही थी कि हम क्या कर रहे हैं, इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं एंगल का। अच्छा जी, अब एंगल 1 और एंगल 3 अगर आपस में बराबर है, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 3 बराबर है। सबसे पहले आप गौर से देखें,
एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, फिर एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। अब 1 और 3 भी आपस में बराबर है, ठीक है। ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 3 अगर आपस में बराबर है तो एंगल 2 और एंगल 4 भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। देखें, अब गौर से देखें ना, ये यहां पर आप देखेंगे एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, फिर एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर है। अब ये जो एंगल 1 है ये एंगल 3 के भी अगर बराबर हो गए यहां पर जैसे हमने कहा है, तो फिर एंगल 2 को भी एंगल 4 के बराबर होना चाहिए, एंगल 2 भी एंगल 4 के बराबर हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये बात हमने यहां से कहां से कही, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमने कहा कि एंगल 2 और एंगल 4 भी आपस में बराबर हैं, यानी कि ये वाला एंगल 2 और ये वाला एंगल 4 ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं, ठीक है। अब अगर ये वाले एंगल्स दोनों आपस में बराबर हैं तो इसकी एक और लॉजिक आपके पास बनेगी कि देखें, जब भी आपके पास एक ट्रायंगल होता है, ये यहां से मैं कुछ एरिया रब कर रहा हूं, अच्छा, जब भी आपके पास एक ट्रायंगल होता है और उसके दो एंगल्स बराबर होते हैं, आप ये बात पहले थ्योरम्स के अंदर प्रूव भी कर चुके हैं, और वैसे भी अगर आप कॉमन सेंस से भी देखें तो आपको पता होगा कि देखें ये आपके पास एक ट्रायंगल है, लेट्स सपोज अगर आपके पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर आपके पास ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो हमने कहा था कि सेम एंगल्स के ऑपोजिट में जो साइड्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के सामने जो साइड्स होती हैं ट्रायंगल के अंदर वो क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर बराबर है तो इसके सामने वाली साइड बराबर होगी इसके सामने वाली साइड के, ठीक है। तो यही बात हमने यहां पर लगाई कि देखें एंगल 4 और एंगल 2 जो है वो आपस में बराबर हैं, ठीक है। एंगल 4 और एंगल 2 जो है ये दोनों अगर आपस में बराबर हैं तो आप सिर्फ इस ट्रायंगल को देख लें, ये वाला जो ट्रायंगल आपके पास बन के आ रहा है, ये वाला जो आपके पास ट्रायंगल बन के आ रहा है, ये ट्रायंगल AEB, ठीक है। ये वाला अगर आप सिर्फ ट्रायंगल देख लें, इसको मैं यहां पर अलग से भी बना लेता हूं, ये इस तरीके का बन के आ रहा है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर आपके पास बराबर हैं तो इसके सामने वाली साइड ये वाली और इसके सामने वाली साइड ये वाली, ये दोनों साइड्स भी आपस में क्या होंगी, ये दोनों साइड्स भी आपस में ऑफ कोर्स बराबर होंगी अगर ये दोनों एंगल्स बराबर हैं तो, ठीक है। और हमारे पास ये बात प्रूव होकर आ गई है कि एंगल 2 और एंगल 4 आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 4 के सामने वाली साइड AE बराबर होगी एंगल 2 के सामने वाली साइड AB के, ठीक है। तो ये बात हम कह सकते हैं, यकीन से कह सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने ये पहले थ्योरम्स के अंदर ये बात प्रूव भी की हुई है। तो हम क्या कह रहे हैं कि AB मतलब एंगल 2 के सामने वाली साइड AB, ये वाली साइड AB बराबर होगी एंगल 4 के सामने वाली साइड AE के, ठीक है। तो ये बात हमने यहाँ पर कह दी कि AB इज कांग्रुएंट विद AE, ठीक है। और इसकी हमने रीजन क्या दी कि इन अ ट्रायंगल, किसी भी एक ट्रायंगल के अंदर द साइड ऑपोजिट टू द कांग्रुएंट एंगल्स आर आल्सो कांग्रुएंट, के बराबर एंगल्स के सामने वाली जो साइड्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। और अब हमने क्या कहा था, AB और AE आपस में बराबर थी ना, तो हम कह सकते हैं कि AE AB के बराबर है। वही उसी बात को थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया, मतलब AE को पहले यहाँ लिखा हुआ था इक्वल के, अब दोबारा यहाँ पर लिख दिया, बस सिंपल, कुछ भी हमने अलग काम नहीं किया। अच्छा जी, अब हमारे पास मेन फेज शुरू होता है, ठीक है। अभी तक हमने जो सारा काम किया हमने इस चीज को प्रूव करने के लिए किया, ठीक है, कि AB और AE जो थी वो आपस में बराबर थी, AB और AE जो थी बराबर थी आपस में, सिर्फ ये बात अभी हमने प्रूव करनी थी। अगर ये बात हमारे पास प्रूव हो गई ना, तो बाकी आगे जो आपने प्रॉपर थ्योरम करना है वो सिर्फ यहाँ से 2 स्टेप्स का है, समझे, ठीक है। 2 स्टेप्स का थ्योरम है, सिर्फ आपने जो प्रूव करना है वो ये बात प्रूव करनी थी कि AB और AE जो थी वो आपस में बराबर थी, क्योंकि ये यहाँ पर आप थोड़ा सा यूज करेंगे। अच्छा, अब आपको पता है कि AD और EB जो है वो आपस में पैरेलल है, ठीक है। AD और EB जो है वो आपस में पैरेलल है। अगेन वही बात कि AD और EB ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल लाइंस हैं। अब जब हमने एक थ्योरम पढ़ा था, ठीक है, पहला जो थ्योरम था, मतलब ये थ्योरम 14.1.1 जो था आपके पास, ठीक है, पहला जो थ्योरम था इस चैप्टर का, उसी थ्योरम के अंदर हमने कहा था कि अगर आपके पास ऐसे एक ट्रायंगल मौजूद है, ऐसे ही आपके पास अगर एक ट्रायंगल बना हुआ है और उस ट्रायंगल के ऊपर आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो 2 लाइंस को कट कर रही है और थर्ड लाइन के पैरेलल है, ठीक है। मतलब ये वाली जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं, इस लाइन को हमने उस वक्त L का नाम दिया था, आई थिंक सो। तो ये लाइन L जो है वो इस वाली लाइन को भी और इस वाली लाइन को भी कट कर रही है, और इस वाली लाइन के क्या है, वो पैरेलल है। अगर तो क्या था कि मतलब ये जो लाइन है ये इस मतलब ये जिन लाइंस को कट कर रही है उनको प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगी। लेट्स सपोज अगर ये ABC है ना, तो अब क्या कह सकते हैं कि AB रेशो, सॉरी, ये यहां पर ये जिस पॉइंट के ऊपर कट करेगी इसे D कह दे और इसे बेशक E कह दे, ठीक है।
तो अब आप कह सकते हैं कि ए डी रेशो डी बी इज इक्वल टू ए ई रेशो ई सी। ये बात आपने पहले थ्योरम के अंदर प्रूव की थी, ठीक है। तो अब ये बात कह सकते हैं कि जब भी कोई एक लाइन आपको आपके मतलब भी दो जब भी कोई एक लाइन आपके ट्राइंगल को कट करती है, ठीक है, आपके ट्राइंगल को कट करती है और इस तरीके से कट करती है कि वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है, तो वो क्या होती है, जिन दो साइड्स को वो कट कर रही है उनको प्रोपोर्शनली डिवाइड कर देती है। मतलब ए डी रेशो डी बी इज इक्वल टू ए ई रेशो ई सी, ठीक है। अब इसी तरीके से आप यहाँ पर ये वाला अपना ट्राइंगल देख लें। अब आप यहाँ पर अपने ये वाला ट्राइंगल देख लें, ये जो आपके पास ये पूरा बड़ा ट्राइंगल बन के आ रहा है, ये जो आपके पास ट्राइंगल बन के आ रहा है यानी कि ट्राइंगल ईसीबी। अगर आप इस ट्राइंगल को यहाँ पर देख लें अलग से, यहाँ पर अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ भी कर सकते हैं। इसको मैं थोड़े छोटे वर्जन में करके ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ईसीबी वाला यानी कि ये वाला पॉइंट ई यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट बी जो है वो यहाँ पर है और ये वाला पॉइंट सी जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पर एक दरमियान में पॉइंट ए है, ठीक है। ये यहाँ पर एक पॉइंट ए और यहाँ पर पॉइंट डी है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ए और डी आपस में इस तरीके से कट कर रहे हैं। अब आप अगर इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर देखें, पूरे इस बड़े ट्रायंगल को अगर आप देखें तो इसके अंदर ये ए डी और ई बी जो है आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। ए डी और ई बी जो है आपस में पैरेलल हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है आपस में पैरेलल हैं। तो अब आप इसके अंदर कह सकते हैं कि यही वाला थ्योरम आप यूज करेंगे कि जब थर्ड लाइन के पैरेलल होती है कोई भी एक लाइन, तो आपकी जो साइड्स को कट कर रही है उसको आप प्रोपोर्शनली मतलब डिवाइड कर सकते हैं। तो अब आपके पास क्या कर रही है, ये वाली जो साइड है ये आपको प्रोपोर्शनली डिवाइड करके दे रही है। मतलब ई ए रेशो ए सी, ई ए रेशो ए सी इज इक्वल टू डी बी डी रेशो डी सी, ठीक है। मतलब ये थर्ड साइड है ना आपके पास, थर्ड साइड के पैरेलल में है ये वाली लाइन और पैरेलल में होने की वजह से ये जिस साइड्स को कट करके जा रही है, मतलब एक ये वाली साइड इसने कट की हुई है और एक ये वाली साइड इसने कट की हुई है, तो जिन साइड्स को कट करके जा रही है उनको प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रही है। मतलब ई ए रेशो ई सी इज इक्वल टू डी बी रेशो डी सी, ठीक है। तो ये बात आप कह सकते हैं कि बी डी मतलब बी डी जो आपके पास आ रहा है, इससे पहले ये नीचे वाली साइड लिख दी है, बी डी रेशो डी सी, बी डी रेशो डी सी इज इक्वल टू ई ए रेशो ए सी, ठीक है। ई ए रेशो ए सी, या ई ए डिवाइड बाय रेशो की जगह आप डिवाइड वाला भी साइन लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और ये सारी बात ये जो हमने ये रेशो वाला ये डिवीजन वाला ये जो हमने स्टेप लिया है, ये हमने कहां से लिया है, ये हमने थ्योरम 14.1.1 को मद्देनजर रखते हुए लिया है, ठीक है। कि आपके पास मतलब जब ये एक थर्ड साइड को मतलब पैरेलल, उसके पैरेलल में आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल के अंदर और वो दो साइड्स को कट करती है, तो जब वो दो साइड्स को कट करती है तो आपके पास क्या होता है कि वो जो जिन साइड्स को वो कट कर रही है उनको वो प्रोपोर्शनली डिवाइड कर देती है, जैसे यहाँ पर हमने भी प्रोपोर्शनली डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आपके पास ये बात आपको पता है कि ई ए मतलब ए क्या है, ए बी के बराबर है, तो आप यहाँ पर ई ए की जगह क्या लिख देंगे, ए बी लिख देंगे, सिंपल। बाकी वो बी डी और डी सी इज इक्वल टू ई ए वाली ई ए की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, ए बी आ जाएगा। ई ए की जगह आपने क्या कर दिया, इसकी जगह आपने क्या कर दिया, यहाँ पर ए बी लिख दिया और बाकी डिवाइड में ए सी एज इट इज मौजूद है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ई ए और ए बी जो थे वो आपस में बराबर थे, ये बात हमने प्रूव की थी, ये यहाँ पर हमने प्रूव की थी। और अब इसी चीज को इसने क्या कर दिया, उठा के रेशो की टर्म में लिख दिया। रेशो की टर्म में मतलब बी डी रेशो डी सी, बी डी रेशो डी सी इज इक्वल टू ए बी रेशो ए सी, सिंपली। और यही बात हमने यहाँ पर क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो ये हो गया हमारा थ्योरम कंप्लीट। जल्दी से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसमें हमने क्या पढ़ा। तो क्या था हमारे पास, एक एंगल था, एक ट्रायंगल था, ट्रायंगल के अंदर हमने एक एंगल लिया, ट्रायंगल था हमारे पास ए बी सी वाला, ये वाला ट्रायंगल था आपके पास। इसके अंदर आपने एंगल ए को मतलब इसका आपने इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इंटरनल बाइसेक्टर आपने इसका जब ड्रॉ किया तो अब आपने प्रूव ये करना था, ये यहाँ तक की बात आपके पास क्या थी, गिवन में थी। फिर अब आपने प्रूव क्या करना था कि ये जो मतलब इंटरनल बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया ये डिवाइड कर रहा है, इसके सामने वाली साइड्स को इस तरीके से डिवाइड कर रहा है कि मतलब रेशो ले रहा है, यानी कि डी बी रेशो डी सी अगर आप करें तो वो आपके पास इस तरीके से आएगा कि वो उन साइड्स के साथ रेशो आ जाएगी जो ये एंगल बना रही है, मतलब ए बी रेशो ए सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात अब आपने यहाँ पर प्रूव करनी थी। आपने इसके बाद कंस्ट्रक्शन में ऐसे किया कि आपने ये डी ए वाली डी ए कह दें या ए डी कह दें, इसके आपने पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ की डी ई के नाम से, ठीक है। और ये यहाँ पर इस सी ए को अगर आप फर्दर आगे प्रोड्यूस करें तो वहां पर आकर आपके पास
ज्वाइन कर रही है पॉइंट ई के ऊपर। अच्छा, अब आपके पास ये यहाँ तक आकर कंस्ट्रक्शन हो गई, आपने इसको एंगल 1 का नाम दे दिया, इसको 2 का दे दिया, इसको 3 का दे दिया, इसको 4 का दे दिया। अब आपके पास पता है आपको कि ई मतलब ए डी और ई बी जो है ये आपस में पैरेलल हैं, और मतलब सी ई या ई सी ये वाली क्या है लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। तो आप क्या कहेंगे कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो आपस में मतलब बराबर हैं। क्यों? क्योंकि सेम लाइन जो है वो मतलब दो पैरेलल लाइंस को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो एंगल्स होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने एंगल 1 एंगल 2 को यहाँ पर बराबर कर दिया। दोबारा आपने यही देखा कि ये दोनों साइड्स क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं। तो पैरेलल होने के बाद आपने इस लाइन ए बी को देखा कि ये लाइन ए बी जो है दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसमें एंगल 3 और एंगल 4 जो थे अल्टरनेट एंगल से, इस वजह से ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। अच्छा जी, ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए, एंगल 4 और एंगल 3। अब जब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर था, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर था, तो हमने देखा कि एंगल 1 और एंगल 3 भी आपस में बराबर हैं। एंगल 1 और एंगल 3 भी आपस में बराबर हैं। क्यों? क्योंकि ए डी जो था वो एंगल बाइसेक्टर था। बाइसेक्टर मतलब एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करने वाला। तो एंगल 1 और एंगल 3 भी इस तरीके से बराबर हो गए। अब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर था, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर था, और 1 और 3 आपस में भी जब बराबर थे तो एंगल 2 और एंगल 4 भी आपस में बराबर हैं। ठीक है, ये बात भी हमने यहाँ पर लिख दी फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, मतलब इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए। अब जब एंगल 2 और एंगल 4 बराबर हैं तो इससे हम कह सकते हैं कि बराबर एंगल्स के सामने वाली जो साइड्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं ट्रायंगल के अंदर। तो अभी हम यहाँ पर ट्रायंगल ए ई बी ये वाला ट्रायंगल हम अगर कंसीडर करें तो एंगल 2 के सामने जो साइड है वो क्या है, ए बी है, और एंगल 4 के सामने जो साइड है वो ए ई है। तो ए बी और ए ई जो होंगे वो आपस में यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये बात आपने यहाँ पर लिख ली। अब उसके बाद अब आपको पता है कि ए डी और ई बी जो है आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, और अब आप देख रहे हैं किसको हैं, इस पूरे बड़े ट्रायंगल को देख रहे हैं, मतलब ट्रायंगल ई बी सी, इस पूरे बड़े ट्रायंगल को आप देख रहे हैं। तो इस एक बड़े ट्रायंगल के अंदर आपके पास ये वाली जो लाइन ए डी है वो इस वाली लाइन ई बी के पैरेलल है। जब ए डी और ई बी आपस में पैरेलल हैं तो अब आपने यहाँ पर एक थ्योरम पढ़ा था, थ्योरम 14.1.1 के उस मतलब जब भी आपके पास एक साइड होती है थर्ड साइड के पैरेलल होती है, मतलब एक लाइन आप ट्रायंगल के अंदर ड्रॉ करते हैं जो थर्ड साइड के किसी भी एक साइड के पैरेलल होती है और दो साइड को वो कट कर रही होती है, तो दो साइड्स को वो इस तरीके से कट करती है कि वो प्रोपोर्शनली इनको डिवाइड कर देती है। मतलब कि ए ई रेशो ए सी अगर आप करें तो डी बी रेशो डी सी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, डी बी रेशो डी सी इज इक्वल टू ए ई, मतलब ए ई कह दें या ई ए कह दें, रेशो ए सी कह दें। ठीक है, ये यहाँ पर हमने वही बात लिख ली। अब हमें पता था कि ई ए और ए बी जो है आपस में बराबर हैं। ई ए और ए बी जो है ये आपस में अगर बराबर हैं तो ई ए की जगह आपने यहाँ पर ए बी लिख दिया, सिंपल। ठीक है, क्योंकि ई ए और ए बी आपस में बराबर थे। तो बाकी इसी को आपने रेशो की टर्म में लिख लिया, डी बी रेशो डी सी, मतलब बी डी रेशो डी सी इज इक्वल टू ए बी रेशो ए सी। तो ये यहाँ पर हो गया आपका थ्योरम 14.1.3 कंप्लीट। तो इसी के साथ इजाजत दीजिएगा, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।